तो ये मकान कुंडली या घर का जो मकान है ये भी जन्म कुंडली वाले के साथ में मैच करना चाहिए। अगर उसका बृहस्पति उच्च का है और वो ऐसे घर में रह रहा है जहां पर रोशनी अपना हवा हवा बहुत अच्छी है, सूर्य उसका अच्छा है तो वहां पर सूर्य की रोशनी अच्छी है तो बेस्ट है। मगर जन्म कुंडली में सूर्य उच्च का है और आदमी रह रहा है शनि के मकान में जहां पर अंधेरा है, भैया कैसे फलेगा? उसको बोलो कि ऐसे घर में रहे जहां पर रोशनी है। इंसान ऐसे घर में रह रहा है जहां पर आसपास में गंदगी है और उसका राहु खाना नंबर 8 में बैठा हुआ है। राहु खाना नंबर 8 में है, वो इंसान ऐसी जगह पर रह रहा है जहां पर पास में से गंदा नाला बह रहा है, उसके लड़का कैसे होगा? और अगर होगा तो उसमें लड़के की तबीयत ठीक नहीं होगी, आए दिन उसकी सेहत खराब होगी, उसके पिता की हालत सेहत खराब होगी, खुद की सेहत खराब होगी, आए दिन सरकार से नुकसान होगा। तो ऐसे इंसान को मैं कहता हूं कि भैया हो सके तो यह घर छोड़ दे। दोस्तों अब हम आते हैं बुध के भेद पर, यानी कि हमारी कुंडली में बुध जो है वो किस ग्रह की ताकत को लेकर बैठा हुआ है। हमारा जो बुध है वो हमारी जन्म कुंडली में किस ग्रह की ताकत को लेकर बैठा हुआ है। जिस भी ग्रह की ताकत को लेकर बुध बैठा है, हमारा बुध उस ग्रह को अपने आप में समा लेगा और हमें ये पता भी नहीं चलेगा कि वो जो बुध है वो किस ग्रह के लिए बोल रहा है। जब जन्म कुंडली पूरी तरह से बन जाए, आपने उसको लाल किताब के हिसाब से बना लिया, तो बुध का भेद, बुध की तबीयत को जानने के लिए, बुध के स्वभाव को जानने के लिए, बुध की ताकत को जानने के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले एक आप कॉलम बनाओगे जिसमें लिखोगे कि ग्रह आपकी जन्म कुंडली में किस किस खाने में है। फॉर एग्जाम्पल एक हम कुंडली लेते हैं, खाना नंबर 1 में आप खाली लिखो, खाना नंबर 2 में आप लिखो राहु, खाना नंबर 3 में सूर्य बुध, खाना नंबर 4 में आप लिखो बृहस्पति, खाना नंबर 5 में मंगल और शुक्र, खाना नंबर 6 में आप लिखोगे चंद्र, खाना नंबर 7 खाली, खाना नंबर 8 केतु, खाना नंबर 9, 10, 11 खाली, खाना नंबर 12 में आप लिखोगे शनि। हमने ग्रहों की ताकत का पैमाना पढ़ा था, ग्रहों की ताकत का पैमाना पढ़ा था, जिसके अंदर सूर्य को 9/9, चंद्र को 8/9, शुक्र को 7/9, मंगल को 5/9, बुध को 4/9, शनि को 3/9, राहु को 2/9, केतु को 1/9 और बृहस्पति को 6/9 दिया था। तो ये आप लिखोगे अपनी नोटबुक में। इसके बाद ग्रहों की ताकत का पैमाना बृहस्पति के सामने आप लिखे, आपने लिखा था 6/9, उसके सामने मल्टीप्लाई करो और आपका बृहस्पति जन्म कुंडली में यहां पर बैठा था खाना नंबर 4 में, तो 6/9 इंटू 4, 6/9 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 24/9। उसके बाद में अगर आप सूर्य में जाओगे तो सूर्य था खाना नंबर 3 में, तो सूर्य आएगा 9/9 इंटू 3, 9/9 इंटू 3, 9/9 इंटू 3,
तो आंसर मिलेगा 27/9, 27 डिवाइडेड बाय 9। ऐसे चंद्र आपका था खाना नंबर 6 में, और चंद्र की ताकत का पैमाना था 8/9, 8 डिवाइडेड बाय 9। तो 8 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 6, ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 9। शुक्र खाना नंबर 5 में था, और शुक्र की ताकत का पैमाना था 5/9, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5, तो 25 डिवाइडेड बाय 9। ऐसे ही ग्रहों को आप चलते चलाते जाओगे तो आपको पता चलेगा। बृहस्पति जो है उसका आंसर मिला है 24 डिवाइडेड बाय 9, सूर्य 27/9, चंद्र 48/9, शुक्र 35/9, मंगल 25/9, बुध 12/9, शनि 36/9, राहु 4/9, केतु 8/9। तो इसका आंसर हमको जो मिलता है वो मिलता है 219, 219, 219। तो अब अगर आप देखोगे तो 219 को अगर आप डिवाइड करोगे 9 से, तो सबसे पहले आएगा 9 दूनी 18, 21 में से 18 गए 3, बचा 39, तो 9 चौक 36, तो 39 में से 36 वापस गए तो बचा 3, तो ये हो जाएगा 24 आपको पूरा मिला आंसर। 9 दूनी 18, 21 में से 18 गए 3, 9 ऊपर से लिया तो हो गए 39, 9 चौक 36, तो 39 में से 36 माइनस हुआ तो बचा 3, तो इसको पंडित जी करते थे 24/3/9, 24 3/9। अगर हम देखें तो पूरा 3/9 रह जाता है, तो 3/9 अगर मिलता है तो इसका मतलब है ये ताकत जो है शनि की है, ये ताकत शनि की है 3/9। तो शनि जो बैठा है वो जन्म कुंडली में बैठा है खाना नंबर 12 में, खाना नंबर 12 में। तो इस जन्म कुंडली को जिसमें हमने लिया था, ये जन्म कुंडली असल में बुध जो है खाना नंबर 12 के शनि के स्वभाव का है, शनि के स्वभाव का है। तो आपने भी अपनी जन्म कुंडली देखनी है, ये आपको मैंने बताया है रफ, क्योंकि टाइम कम था। आपने इसको अपनी जन्म कुंडली से बनाना है और मुझे बताना है गुरुवार को। गुरुवार को आपको फिर से ये कैलकुलेशन पूरी की पूरी बताई जाएगी। अब इस कैलकुलेशन को लेकर हम करेंगे क्या? इस कैलकुलेशन को हम लेकर करेंगे क्या? असल में हमने ये देखना है कि बुध कहां पर बैठा है, और जो बुध का भेद हमने निकाला वो जो ग्रह मिला है इनकी पोजीशन क्या है। इस जन्म कुंडली में बुध बैठा है खाना नंबर 3 में, शनि बैठा है खाना नंबर 12 में। देखा जाए तो इस कुंडली में राहु बाद में, केतु और आखिर पर शनि है। पहले राहु, फिर केतु, फिर शनि है। यहां पर शनि का हाल मंदा है खाना नंबर 12 में। इसलिए जैसे ही बुध का वक्त आएगा, बुध लगन में आएगा, बुध का स्वभाव जब भी अच्छा होगा देखा जाएगा तो शनि का स्वभाव मंदा हो जाएगा। जब भी बुध का वक्त आएगा शनिचर 2 गुना मंदा फल देगा, क्योंकि शनि बुध दोनों ही खराब स्वभाव के हैं। यहां पर शनि भी खराब है और बुध भी खराब है खाना नंबर 3 में। इसलिए उपाय क्या करना है?
बुध का स्वभाव जिस ग्रह से भी मिलता हो उस ग्रह में बुध का स्वभाव मिलाकर काम करना है। यानी कि यहां पर पंडित जी ने जो उपाय दिया है वो दिया है बुध की गोल गोलियों का, बुध की गोल गोलियों का उपाय दिया है। बुध की गोल गोलियों के लिए पंडित जी ने कहा है अगर खाना नंबर 3 और 9 में बुध हो तो लाल रंग की लोहे की गोली लेनी है। तो खाना नंबर 3 में बुध बैठा है और शनि खाना नंबर 12 में बैठा है, तो इस जन्म कुंडली वाले को बुध की गोली वो लेनी है जो लोहे की है, क्योंकि शनि निकला है यहां पर। अगर यहां पर गुरु निकलता तो हम लेते सोने की गोली, सोने की गोली। और पंडित जी ने यह भी कहा है कि अगर लोहे की गोली ना मिले तो शीशे की गोली ले लो। शीशा यानी कि लेड। पंडित जी कांच के अलग अलग रंग की गोलियां भी लेते थे। अगर आपका मंगल निकलता है तो तांबे की गोली, गुरु निकलता है तो सोने की गोली, चंद्र निकलता है तो चांदी की गोली, शुक्र निकलता है तो मिट्टी की गोली बनवा देते थे, राहु की गोली है तो लेड शीशे की गोली मिलाते थे, और अगर केतु निकलता है तो 2 धातुओं को मिला लो, उसकी गोली बना लो। दोस्तों असल में बुध का भेद हम इसलिए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जो बुध का भेद लेकर बैठा हुआ है, या जिस ग्रह पर बुध का ही प्रभाव है, या कोई ग्रह कहीं पर बैठकर उस बुध की तरह हरकतें करेगा या असर देगा जैसा कि बुध जिस खाने में बैठा हो। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल को आप आराम से समझिएगा, 10 मिनट लगेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल कुंडली भेज रहा हूं, उस कुंडली को आप अपनी नोटबुक में नोट करें। अब इस जन्म कुंडली में खाना नंबर 2 में राहु है, खाना नंबर 3 में सूरज और बुध है, खाना नंबर 4 में बृहस्पति है, खाना नंबर 5 में शुक्र और मंगल है, खाना नंबर 6 में चंद्र है, खाना नंबर 8 में केतु है, और खाना नंबर 12 में शनि है। तो ये है हमारी एग्जाम्पल जन्म कुंडली, जिसके थ्रू हम लोग बुध का भेद निकालेंगे कि इसमें ऐसा कौन सा ग्रह है जो बुध का भेद लेकर बैठा हुआ है, या बुध किस ग्रह पर हावी है, या किस तरह बुध किस ग्रह पर अपना असर डालेगा और उस ग्रह को अपने आवेश में ले लेगा। इसके बाद आप अपनी नोटबुक पर लिखोगे ग्रहों की ताकत। हर ग्रह को ताकत दी है। मैंने आप लोगों को एक चार्ट भेजा था ग्रहों की ताकत का पैमाना, मगर वो आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं ग्रहों की आपको पावर भेज रहा हूं कि किस ग्रह में कितनी पावर है। तो इस चार्ट में पहले मैंने कुंडली भेजी थी, अब आपको मैंने ग्रहों की ताकत भेजी है। बृहस्पति की ताकत है 6, सूरज की ताकत है 9, चंद्र की ताकत है 8, शुक्र की 7, मंगल की 5, बुध की 4, शनि की 3, राहु की 2, केतु की 1। यानी कि देखा जाए तो सबसे पहले सूरज आता है, फिर चंद्र, फिर शुक्र, फिर मंगल, शुक्र के बाद में बृहस्पति,
बृहस्पति के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद शनि, शनि के बाद राहु, राहु के बाद केतु। तो ये ग्रहों की ताकत है। ग्रहों की ताकत लिखने के बाद आपने जन्म कुंडली में जाना है, देखना है कि कौन सा ग्रह किस खाने में बैठा है। वो ग्रह का जो खाना नंबर है वो आपने नीचे जो हमने ग्रहों की ताकत है उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे राहु खाना नंबर 2 में था, तो जहां ग्रहों की ताकत लिखी है उसके सामने ग्रहों की ताकत में राहु को 2 लिखा गया है, इंटू यानी कि गुणा हमने राहु का खाना नंबर लिख देना है, यानी कि 2, क्योंकि राहु जन्म कुंडली में 2 में बैठा है। ऐसे ही बृहस्पति को हमने अगर लेना है तो बृहस्पति को हमने क्या करना है, बृहस्पति बैठा है खाना नंबर 4 में। तो ग्रहों की ताकत के सामने जहां पर बृहस्पति को 6 दिया है ताकत, 6 गुणा बृहस्पति का खाना नंबर 4, ऐसे आपने लिखते जाना है। अब आपने लिख दिया है बृहस्पति के सामने बृहस्पति ग्रह की ताकत 6, बृहस्पति का खाना नंबर 4, सूरज की ताकत 9, सूरज का खाना नंबर 3 जो जन्म कुंडली में है, चंद्र की ताकत 8, चंद्र का खाना नंबर 6, शुक्र की ताकत 7, शुक्र का खाना नंबर 5 इस जन्म कुंडली में, मंगल की ताकत 5, मंगल खाना नंबर 5 में, बुध की ताकत 4, बुध का खाना नंबर 3 में, क्योंकि बुध जन्म कुंडली में 3 में है, अब बुध की ताकत है 4, शनि की ताकत 3, शनि का खाना नंबर 12 इस जन्म कुंडली में, राहु की ताकत 2, राहु इस जन्म कुंडली में खाना नंबर 2 में, केतु की ताकत 1, केतु इस जन्म कुंडली में खाना नंबर 8 में। हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि बृहस्पति की ताकत थी 6, बृहस्पति था खाना नंबर 4 में, तो उसको मल्टीप्लाई किया तो आया 24। बृहस्पति की ताकत 6 थी, बृहस्पति था खाना नंबर 4 में, तो उसकी ताकत जो हो गई वो हो गई आपकी 24। सूरज जो कुंडली के खाना नंबर 3 में था उसकी ताकत थी 9, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आ गया। चंद्र खाना नंबर 6 में था, उसकी ताकत थी 8, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमको आंसर मिला 48। शुक्र की ताकत थी 7, शुक्र खाना नंबर 5 में था, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आ गया। मंगल की ताकत थी 5, मंगल खाना नंबर 5 में, तो उसकी ताकत जो पूरी आई वो आई 25। बुध खाना नंबर 3 में था, बुध की ताकत है 4, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। शनि की ताकत 3 है, तो शनि खाना नंबर 12 में है, तो उसकी ताकत होगी टोटल 36। राहु खाना नंबर 2 में है, राहु की ताकत है 2, तो उसका आंसर मिला 4। केतु की ताकत है 1 और केतु खाना नंबर 8 में है, तो उसकी टोटल ताकत हो गई 8। अब जो आंसर हमको मिले हैं उसको हमने जोड़ लेना है, तो जोड़े तो हमको मिला 219। 219 को 9 से डिवाइड करना है, क्योंकि 9 ग्रह हैं, तो 9 से डिवाइड किया तो 9 दूनी 18, 21 में से 18 गए तो बचे 3, ऊपर से लिया 9 219 में से तो मिला 39, तो 9 चौक 36, तो 39 में से 36 चला गया तो आंसर बचा 3। इस 3 को पकड़ लेना है। 3 को पकड़ने के बाद
हमने सीधा ग्रहों की ताकत में जाना है। ये जो 3 की ताकत मिली है, इसको पकड़ के हमने सीधा ग्रहों की ताकत की लिस्ट में देखना है कि किस ग्रह को 3 की ताकत मिली थी। तो हमको पता चलेगा कि ये ताकत शनि की है। शनि को 3 की ताकत दी है। तो अब हमको पता चला कि जन्म कुंडली में जो शनि है, खाना नंबर 12 में बैठा है। इस खाना नंबर 12 के शनि के ऊपर बुध खाना नंबर 3 में जो बैठा है, वो अपना पूरा पूरा प्रभाव डालेगा और शनि को अपनी आगोश में ले लेगा। ये जो बुध है, ये शनि की तरह ही जब खाना नंबर 3 में बैठकर जो प्रभाव देगा, वही शनि खाना नंबर 12 का होगा। यानी कि शनि खाना नंबर 12 में जो बैठा है, शनि इसलिए क्योंकि हमको जो शेष मिला वो 3 मिला। 3 की पावर शनि की पावर दी गई है। तो शनि असल में बुध ग्रह के पावर में आ गया है। बुध खाना नंबर 3 में बैठा है। अब बुध खाना नंबर 3 में अगर बैठा है, तो जैसा बुध खाना नंबर 3 का प्रभाव मिलता है, वैसा ही शनि खाना नंबर 12 का मिलेगा। शनि बुध के कंट्रोल में आ गया है। अब इसका लाल किताब में पंडित जी ने उपाय बताया है कि कोई ग्रह अगर बुध के कंट्रोल में आ जाता है इस कैलकुलेशन के बाद, तो उस ग्रह की जो धातु है या उस ग्रह की जो चीज है, उस चीज को बुध की गोल गोली में ढाल देना है। जो भी ग्रह आया है, उस ग्रह को बुध की शक्ल में ढाल देना है और रंग करना है उस घर का जहां पर बुध बैठा है। मगर बुध बैठा है खाना नंबर 3 में, तो हमको एक मिला बुध, एक मिला हमको शनि, और बुध बैठा कहां पर है? बुध बैठा है खाना नंबर 3 में। खाना नंबर 3 में जो पक्का घर है वो है खाना मंगल का। खाना नंबर 3 जो बुध बैठा है उसका पक्का घर है मंगल का। मंगल का रंग होता है लाल। तो यहां पर बुध के भेद को तो हमने जान लिया, मगर बुध के भेद से शनि को बचाने के लिए हमने लोहे की गोली लेनी है। लोहे की गोली, शनि की गोली, शनि लोहा, तो लोहे की गोली ली। लोहे की गोली गोल, यानी कि शनि भी मिल गया और बुध भी मिल गया। अब यहां पर पक्के घर का रंग जो है मंगल, लाल रंग। इस लाल का लोहे की गोली पर लाल रंग करके जन्म कुंडली वाले को दे देना है, वो अपने पास रखे। इससे बुध का जो भेद है, जो बुध ने शनि को कंट्रोल किया है, वो मंगल अब इनको कंट्रोल कर लेगा। लाल किताब में लिखा है कि बुध खाना नंबर 3 या बुध खाना नंबर 9 में हो तो लाल रंग की गोली की मदद लें। अब बुध खाना नंबर 3 में था, तब तो आपको पता चल गया कि यहां पर मंगल पक्के घर का है और बुध यहां पर बैठा है। मगर खाना नंबर 9 के बुध के लिए लाल गोली क्यों ली? असल में मैंने आपको पहले बताया था बेसिक क्लास में कि बुध खाना नंबर 9 में बैठे या 12 में बैठे, बुध का असर खाना नंबर 9 में नहीं बोलेगा। बुध खाना नंबर 12 में बैठे तो भी बुध खाना नंबर 12 में नहीं बोलेगा, वो असल में बोलेगा खाना नंबर 6 में। क्योंकि बुध खाना नंबर 9 में बैठा हो तो अपने घर खाना नंबर 3 को देखता है, और बुध खाना नंबर 12 में बैठा हो तो खाना नंबर 6 में बुध देखता है। अब बुध बैठा है खाना नंबर 9 में अगर, तो वहां से तीर जाएगा खाना नंबर 3 में। तो 3 का भी पक्का घर जो है वो मंगल ही है। इसलिए लो यहां पर भी बुध अगर खाना नंबर 9 में है तो भी लाल रंग की लोहे की गोली लेकर कहा गया है। मगर मान लो
शनि की जगह पर बृहस्पति होता, शनि की जगह पर बृहस्पति होता, बुध होता खाना नंबर 3 में, तो हमने लोहे की गोली की बजाय शनि की, अपना सोने की गोली लेनी थी बृहस्पति की, और उसको लाल रंग करना था मंगल पक्के घर खाना नंबर 3 का। ऐसे अगर बृहस्पति की जगह पर केतु आ जाता और बुध होता खाना नंबर 3 में, तो हमने क्या करना था, 2 धातुओं को मिलाना था। कोई भी 2 धातु मिला लो, या 4-5 पंच धातु ले लो, पंच धातु ले ली, यानी कि अलग अलग धातुएं ले ली, उसको मिक्स किया तो वो बन गया केतु का, क्योंकि उसका रंग भी चितकबरा हो जाएगा। और उसके ऊपर काला सफेद कलर कर दे, कलर नहीं करना है, लाल रंग करना है, लाल रंग मंगल का। मगर बुध बैठ जाए खाना नंबर 6 में और चंद्र बैठ जाए खाना नंबर 12 में, हमको आंसर मिल जाए कि भैया बुध यहां पर चंद्र का भेद बता रहा है, तो चांदी की गोली ले लेनी है और रंग करना है काला सफेद, क्योंकि चांदी चंद्र गोल बुध, उसके ऊपर रंग करेंगे चितकबरा। अब आप लोग अपनी जन्म कुंडली बनी है आपके पास, आप अपना बुध का भेद निकालो और उसका आंसर बताओ, और बताओ कि कौन सी धातु की गोली लेनी है, उसके ऊपर कौन सा रंग करना है। ये मुझे 9 बजे तक बताओ, 9:10 तक। उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। अब बहुत से लोग लाल किताब के इस उपाय से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमें एक ग्रह मिलेगा, फिर हम देखेंगे कि वो ग्रह किस भाव में बैठा है, और फिर उस भाव के पक्के घर के ग्रह का रंग करेंगे। तो बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने सिर्फ बुध के भेद के लिए एक आसान सा उपाय निकाला है। आप देखो कि अगर आपको वो सही लगता है तो आप भी उसे अपना सकते हो। पूरे लाल किताब के कोर्स में मैंने यहीं पर सिर्फ अपना दिमाग लगाया है, बाकी सारी की सारी किताब मैं लाल किताब से ही पढ़ाता हूँ, लाल किताब ही करता हूँ, लाल किताब में जो उपाय बताते हैं वही करता हूँ, और कोई उपाय अपने मन से नहीं करता हूँ। अब जैसे हमें शनि मिला था और हमें बुध का भेद लेना है, तो बुध भी मिल गया, यानी कि शनि ग्रह बुध का भेद लेकर बैठा है। अब हमें बुध और शनि दोनों मिल गए। अब आप लोगों को इतना तो पता चल गया है कि बुध गोल होता है, बुध कांच भी होता है, तो ऐसी कोई चीज ढूंढो जो गोल भी हो और कांच भी हो। अब हमको वो गोल चीज मिल गई जो कांच की बनी हुई थी, यानी कि बचपन के खेलने वाले कंचे, या पंजाबी में बोलते हैं बंटे और अंग्रेजी में बोलते हैं मार्बल। अब कांच जो है वो बुध है, गोल जो है वो है बुध। अब हमें जो ग्रह मिला है उसका रंग इस कंचे में अगर हो तो हम बोल सकते हैं कि ये ग्रह बुध का भेद लेकर बैठा हुआ है। जैसे हमें शनि मिल गया और हम ये बोले कि शनि बुध का भेद लेकर बैठा है, तो हम काले रंग का कंचा लेंगे। अगर शनि की जगह हमें राहु मिल गया होता तो हम नीले रंग का कंचा लेते। अगर हमको केतु मिल गया होता तो केतु जो होता है वो चितकबरा होता है, काला और सफेद, तो काले और सफेद रंग का कंचा ले लेते।
अगर हमको मंगल मिलता तो मंगल का लाल रंग का कंचा ले लेंगे। अगर हमें जीरो ही मिले तो जीरो क्या होता है? गोल। तो हम बुध का ग्रह ही बुध का भेद लेकर बैठा है ऐसा मानेंगे तो हम हरा कंचा लेंगे। अगर बृहस्पति निकल गया तो हम पीला कंचा लेंगे। अगर चंद्रमा निकल गया तो सफेद कंचा लेंगे। ऐसे ही अगर शुक्र निकल गया तो हम क्रीम कलर का कंचा लेंगे, क्योंकि चंद्र दूध जैसा सफेद है और शुक्र दही जैसा सफेद है। और अगर सूर्य निकलता है तो सूर्य का रंग होता है गेहुआ रंग या खाकी रंग, तो हम खाकी रंग का कंचा लेंगे। आपकी कुंडली से जो भी ग्रह निकले, जो भी ग्रह बुध का भेद लेकर बैठा होगा, उस रंग के कंचे को आप अपने ड्रॉवर में या ब्रीफकेस में या अपने पर्स में या अपनी जेब में भी रख सकते हो। अब मान लो कि किसी इंसान का गुरु ग्रह निकले, तो गुरु ग्रह की धातु होती है सोना। तो सबसे पहले तो इंसान इतनी महंगी गोली बनाए और अपनी जेब में रखे या ड्रॉवर में रखे, ये बड़ा रिस्की है। और अगर शुक्र निकले तो शुक्र की मिट्टी की गोली कब तक बनाएगा? क्योंकि शुक्र की धातु तो कोई नहीं है, मिट्टी है। और बुध अगर निकल जाए तो कौन सी धातु लेगा? तो इसलिए मैंने सबसे आसान तरीका ये निकाला कि ऐसी कोई चीज लें जिसमें बुध भी हो, बुध का कांच भी हो और वो गोल हो और उसमें रंग हो उस ग्रह का जो ग्रह हमारा बुध का भेद लेकर बैठा है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अब तक हम लोगों ने खानों के हिसाब से और ग्रहों के हिसाब से, ग्रहों का खानों के हिसाब से, खानों में रिश्तेदारों के हिसाब से बहुत कुछ देख लिया। आज हम ये देखेंगे कि कोई मकान अगर है तो वो मकान किस ग्रह से संबंधित है। इंसान जैसे किसी ग्रह से संबंधित है, वैसे मकान भी किसी न किसी ग्रह से संबंधित होगा। क्योंकि लाल किताब में कहा गया है कि असर ग्रह सब पर होगा, क्या पशु परिंद इंसान। तो जब ग्रहों की चाल चलेगी तो जैसा असर इंसान पर होगा वैसे ही पंछियों पर होगा, वैसे ही जानवरों पर होगा और मकान पर भी होगा। भूकंप आएगा तो इंसान का जान माल का भी नुकसान होगा और मकान का भी नुकसान होगा, पंछियों का भी नुकसान होगा, जानवरों का भी नुकसान होगा। बाढ़ आएगी, मकान भी ढह जाएगा, बंदे भी मर जाएंगे, पशु भी मर जाएंगे। तो मकान का संबंध किस ग्रह से है ये हम आज देखेंगे कि आपका मकान किस ग्रह से संबंधित है। सबसे पहले हम आते हैं बृहस्पति के मकान पे। बृहस्पति का जो मकान होगा, बृहस्पति हवा के रास्तों से संबंधित होगा। सेहन यानी कि आंगन, सेहन कहते हैं आंगन को। मकान का जो आंगन होगा वो किसी एक सिरे पर होगा, या एक आखिर में होगा या आगे होगा, चाहे मकान के शुरू में हो चाहे बिल्कुल आखिर में हो, मगर होगा एकदम आगे या एकदम पीछे सिरे पर। जैसे दो रस्सियों के एक रस्सी के दो सिरे होते हैं, एक आखिरी सिरा एक पिछला सिरा, या हम कह सकते हैं अगला छोर पिछला छोर। तो सेहन जो होगा, बृहस्पति का जो मकान होगा, उसका जो आंगन होगा वो एकदम आगे होगा या एकदम पीछे होगा। चाहे दाएं तरफ हो चाहे बाएं तरफ हो, मगर बीच में आंगन नहीं होगा, बीच में आंगन नहीं होगा। मकान का दरवाजा उत्तर दिशा में होगा
या दक्षिण दिशा में होगा, ऐसा नहीं है। मकान का दरवाजा न उत्तर में होगा न दक्षिण में होगा। यह भी हो सकता है कि पीपल का कोई पेड़ या कोई धर्म स्थान या मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा मकान के साथ में हो या उसके आसपास हो। उसके आसपास यानी कि 40-50 की कदम की दूरी पर भी अगर हो तो वो बहुत दूर है। पड़ोस में होगा, सामने होगा, लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, मगर मकान के साथ में होगा कोई ना कोई धर्म स्थान, मगर उसका दरवाजा ना उत्तर में होगा न दक्षिण में होगा। तो ऐसा मकान बृहस्पति का मकान होगा, जिसका आंगन एकदम छोड़ पर होगा, यानी कि या तो एकदम आगे या एकदम पीछे या एकदम लेफ्ट में या एकदम राइट में, मगर बीच में नहीं होगा। सूरज का जो मकान होगा, तो अगर बृहस्पति का रास्ता हवा से मालूम पड़ता है, तो सूरज का रास्ता रोशनी से मालूम पड़ता है। मकान का दरवाजा निकलते ही बाहर जब निकलोगे तो सूरज पूरब की तरफ होगा, यानी कि आप घर से निकले, बाहर मुंह किया, जहां मुंह किया ठीक उस दिशा में सूरज सामने होगा। और उसका आंगन मकान के बीच में होगा, मकान के बीच में आंगन होगा, यानी कि सूरज की रोशनी सीधी की सीधी आंगन में पड़ेगी। आग का ताल्लुक यानी कि चूल्हा वो भी आंगन में होगा, और हो सकता है पानी का भी कोई ना कोई कनेक्शन आंगन में ही हो। मकान से बाहर निकलते हुए दाएं हाथ पर आंगन हो, इधर उधर किसी और जगह नहीं होगा। तो सूर्य जो होगा वो सेंटर में आएगा, साइड में सारे कमरे बने होंगे, और बीच में से पूरी की पूरी जगह खाली होगी, छत नहीं होगी, आंगन होगा। ये जो मकान होगा ये सूर्य का होगा। इसकी एक फोटो मैं आपको भेजता हूं। जो महात्मा गांधी का जो मकान था साबरमती में जहां पर रहते थे, वो मकान सूरज का था। आपको बताने का मतलब था कि ये जो गांधी आश्रम था पंडित महात्मा गांधी जी का, साबरमती का जो घर है, ये पूरा का पूरा सूर्य का है, और इसमें रोशनी पूरी होती थी, चारों तरफ खिड़कियां हैं। मैंने इस वास्तु के हिसाब से पुराने पुराने राजा महाराजाओं के, नेताओं के घर, और खास करके पुराने घरों में जाकर मैंने बहुत वास्तु देखा है, चेक किया हुआ है कि ऐसी क्या चीज थी कि महात्मा गांधी के जेब में रुपया नहीं था, मगर सरकार पर पूरा कंट्रोल था, अंग्रेज सरकार पर पूरा कंट्रोल था। महात्मा गांधी ऐसी जगह पर रहते थे जहां पर सूर्य की रोशनी और चंद्रमा बहुत मजबूत था। यह मकान कुंडली के कारण, क्योंकि ठीक इसके पीछे साबरमती नदी बहती है, और बृहस्पति की पूरी हवा आती है यहां पर, और सूर्य पूरा का पूरा उनके घर पर पूरा सेंटर में आंगन में पड़ता था। चारों तरफ से घर, 3 तरफ से घर है, और बीच में रोशनी पूरी आ रही है। देख लो, छत के ऊपर से आ रही है। इसको फाड़ के नहीं बनाया है, कमरे ऐसे बनाए हैं कि इसके बीच में रोशनी पड़े सेंटर में। तो ये जो घर होगा ये सूर्य का घर है, मगर यहां पर सपोर्ट चंद्र और बृहस्पति का भी हो रहा है। अब आते हैं चंद्र का मकान। कोई मकान चंद्र के ग्रह का कैसे बनेगा? चंद्र जमीन है, घर के मकान की जो जमीन है वो चंद्र है, और खेती की जो जमीन है वो है शुक्र। चंद्र की जमीन
धन दौलत का मालिक है। चंद्र जो है घर की जमीन है, शुक्र जो है खेती बाड़ी की जमीन है। चंद्र जमीन और धन दौलत का मालिक है और सूरज से मिलता है। मकान के पहली बात तो मकान तो अंदर ही, वरना मकान की बाहर की चार दीवारों के साथ लगा या लगता हुआ होगा। चंद्र का जो मकान होगा वो चार दीवारियों के बीच में होगा। और आखिर अगर दूर भी कहो तो कुंडली वाले की अपनी 24 कदम से उस मकान से मकान के बड़े दरवाजे के ऐन सामने कुआं, हैंडपंप या तालाब या नदी होगी। इसलिए मैंने कहा कि महात्मा गांधी का जो घर था ठीक 24 कदम पर नदी थी, साबरमती। ज्यादा दूरी नहीं है। जो लोग अहमदाबाद में या गुजरात में रहते हैं उनको पता है कि उनके इस घर से साबरमती नदी कितनी दूर है। अब तो चलो छोटी थोड़ी सिमट गई होगी, उस जमाने में तो टच होगी। तो उनका ये जो घर है ये बृहस्पति, सूर्य और चंद्र इसको भी मिलाता है। और यही इसी कारण इनको सरकार के ऊपर कंट्रोल करने का पूरा साहस प्राप्त हुआ, यानी कि मंगल भी साथ में आ गया। यानी कि मकान के बड़े दरवाजे के ऐन सामने हैंडपंप, तालाब या चलता हुआ पानी होगा। वो है यहां पर। जमीन के अंदर से कुदरती पानी को चंद्र लेंगे, यानी कि जमीन के अंदर से कोई पानी निकलता है अपने आप, वो चंद्र होगा। नलका, हैंडपंप चंद्र होगा। आबशार या चश्मा, चश्मा कहते हैं जो अपने आप पानी पहाड़ में से फूट जाए, वो चंद्र होता है। कुदरती पानी जो है वो चंद्र है। तो नदी, तालाब, चलता हुआ पानी, ये चंद्र है। शुक्र का मकान कैसा होगा? मकानों के नाते में यह ग्रह सूर्य के बरखिलाफ होगा, यानी कि उल्टा होगा। यानी कि सूर्य से बिल्कुल उलट हालत होगी शुक्र के मकान की। ड्योढ़ी, शहतीर, शुमालन, जनूब होगा। ड्योढ़ी बोलते हैं जो हम लोग बैठने की जगह होती है, जो छत होती है, उसके ऊपर लकड़ी की शहतीरें होंगी, जिसको आज के जमाने में आप गार्डर बोलते हो। ऐसी छत बनाई होती है। वो उत्तर दिशा में होगी या दक्षिण दिशा में होगी। मकान में कच्चा हिस्सा जरूर होगा, यानी कि वहां पे ईंटें नहीं लगाई होंगी, सीमेंट नहीं होगा, मगर नीचे का फर्श पूरा कच्चा होगा। मकान भी उत्तर दक्षिणी होगा और मकान के अंदर और बाहर सफेदी और चूने का हिस्सा या प्लास्टर होगा, यानी कि मकान बाहर से भी व्हाइट होगा, अंदर से भी व्हाइट होगा। तो यह मकान किसका होगा? यह अमीरों का मकान होगा, क्योंकि अमीरी अंदर से व्हाइट कलर कराते हैं, बाहर से कलर व्हाइट कराते हैं। तो शुक्र है। तो शुक्र क्या है? शुक्र शान और शौकत का मालिक है। तो जब पैसा होगा, शुक्र लक्ष्मी ज्यादा होगी, तो घर भी खूबसूरत होगा। मंगल नेक का मकान। मंगल नेक का मकान जो है बृहस्पति, सूर्य, चंद्र के साथ चलता है। इसलिए मैंने कहा कि महात्मा गांधी का मकान पूरा सूर्य का था। नदी पानी में के पास में बह रही थी, इसलिए वो चंद्र का भी बना। और इनकी खिड़कियां देखो, खिड़कियां बहुत थी, यानी कि हवा पूरी आती थी, पूरी हवा आती थी। और इनका जोश बहुत था। इन तीनों ग्रहों के मिलन के कारण मंगल भी नेक हो गया। तो महात्मा गांधी की चाल कभी देखना, बहुत तेज चलते थे। महात्मा गांधी बहुत तेज चलते थे। जिसकी ताज
चाल तेज होती है, चीते जैसी। महात्मा गांधी तेज चलते थे, जो चीता क्या है, तेज चलता था। चीता क्या है, मंगल नेक। बृहस्पति बब्बर शेर, सूरज शेर, और चीता मंगल नेक। तो महात्मा गांधी में तीनों चीजें पाई गई, इसलिए उनका अंग्रेज सरकार के ऊपर काफी वर्चस्व था। भले जेब में पैसे नहीं थे, मगर उनमें ताकत पूरी थी उनको कंट्रोल करने की। ये इस मकान के कारण आया। महात्मा गांधी ने इसी जगह पर बैठकर बहुत से डिसीजन लिए, सरकारी डिसीजन, लोगों के डिसीजन इसी जगह बैठकर लिए, और ये जगह उनको पूरा पूरा सपोर्ट करती थी। आज भी आप वहां पर चले जाओ, आपको लगेगा कि आप वाकई समाज के लिए बने हुए हैं। पता नहीं इस जगह में क्या पावर है। और यहां पर जाकर आपके मन में कोई मैल आती ही नहीं है, मन में कोई दुर्भावना आती नहीं है। पता नहीं इस जगह में क्या है। अभी तो मैं अहमदाबाद रहता हूं, मगर साल 2 साल में मैं जब भी बॉम्बे या पंजाब में भी रहा, मैं साल 2 साल में अपने आप को पावर देने के लिए साबरमती जरूर आता था, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर दिन के 2 घंटे 3 घंटे बिताने से अंदर जो एनर्जी आती है, पावर आती है, वो बृहस्पति सूर्य चंद्र मंगल चारों की मिलती है। यह ग्रह बृहस्पति सूरज और चंद्र के साथ चलता है। मंगल ने इसके साथ, तीनों ग्रहों के साथ चलेगा, मगर उनके दाएं बाएं मानिंद चौकीदार होगा। ये 3 ग्रहों के साथ चलेगा, लेफ्ट या राइट, यानी कि मंगल इनके साथ ही चलेगा। मकान का दरवाजा उत्तर दक्षिण होगा, उत्तर दक्षिण होगा। कच्चे या पक्के होने की कोई शर्त नहीं। यह मकान कच्चा होगा या पक्का होगा कोई जरूरी नहीं है, मगर मंगल नेक वहां पर होगा जहां पर चंद्र बृहस्पति और सूर्य तीनों का वास होगा। यानी कि किसी इंसान का चंद्र बृहस्पति सूर्य अच्छे घरों में बैठा है तो मंगल का अच्छा होना काफी अच्छा सबूत माना गया है। सूर्य बुध अगर एक साथ हैं तो मंगल नेक है। सूर्य चंद्र खाना नंबर 2 4 में बैठ जाए तो मंगल नेक है। तो ऐसी मंगल नेक की बहुत सी स्थितियां हैं। मर्द औरत जानदारों की आफदरोफ्त की बरकत होगी। आफदरोफ्त यानी कि आना जाना। ये जो गांधी आश्रम है, यहां पर लोग आज भी आते हैं जाते हैं, रुकते नहीं है। महात्मा गांधी के समय भी लोग आते थे जाते थे चले जाते थे, रुकते नहीं थे। यहां पर अगर कोई रुका है तो वह महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और विनोबा भावे काफी देर तक रुके हैं। और जो भी इस जगह पर 5 साल 10 साल रह गया है, वो नाम कमाकर ही गया है समाज में, और वह सामाजिक इंसान ही बन के गया है। ये मंगल ने बृहस्पति सूर्य और चंद्र के मिलन से ही पॉसिबल है, क्योंकि वो इंसान खुद के लिए कम जीता है, समाज के लिए ज्यादा जीता है। अब आते हैं मंदे ग्रहों की तरफ। ये तो चारों ग्रह जो थे, बृहस्पति सूर्य चंद्र मंगलनेक, ये अच्छे ग्रहों के मकान है। अब मंगल बद का मकान कैसा होगा? मंगल बद का मकान का दरवाजा सिर्फ और सिर्फ दक्षिण दिशा में होगा। दक्षिण दिशा में मकान का दरवाजा होगा, उसका उत्तर या पूर्व से कोई कनेक्शन नहीं होगा। मकान के साथ या मकान के ऊपर किसी पेड़ का साया होगा, यानी कि मकान के साथ ही कोई पेड़ होगा जिसका साया उसके घर पर पड़ेगा। आग या हलवाई की दुकान इसके आसपास होगी। महात्मा गांधी के घर के आसपास कोई दुकान नहीं थी, कोई हलवाई की दुकान नहीं थी, कोई आग की भट्टी नहीं थी। मकान या मकान के साथ कब्रिस्तान या शमशान भूमि होगी। महात्मा गांधी के घर के आसपास कहीं शमशान भूमि नहीं है, कहीं कब्रिस्तान नहीं है।
लाबल्दों का साथ होगा, या हो सकता है खुद वह इंसान भी काना काना लाबल्दो। अगर किस्मत भली होगी तो उसे उसमें रहने का इत्तेफाक भी नहीं होगा। यानी कि मंगलबत का जो मकान होगा उसका दरवाजा दक्षिण में होगा, मकान के ऊपर या साथ में पेड़ का कोई साया होगा, छाया पड़ती होगी, मकान के साथ में हलवाई की दुकान होगी या कोई आग की भट्टी होगी, या मकान के आसपास साथ में कहीं ना कहीं कब्रिस्तान या शमशान भूमि होगी। मकान के आसपास में कोई ना कोई लाबल्द इंसान यानी कि जिसके बेटा ना हो वो रहता होगा। हो सकता है वो इंसान खुद भी काना लंगड़ा काना हो, या हो सकता है अगर वो उसमें रह ही न पाए। मंगल बद में हर एक बंदा नहीं रह सकता, सबको नहीं फलता, जिसको फल गया। मगर मंगल बद में ऐसा इंसान, बहुत से शरीफ इंसान नहीं रह पाते। मंगल बद में रहने वाला इंसान थोड़ा क्रूर होना चाहिए। शरीफ इंसान का यहां पर कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं बुध का मकान। बुध का जो मकान होगा उसके चारों तरफ की जगह खाली होगी, अकेला मकान होगा। जैसे आपने देखा होगा खेतों के बीच में एक मकान, वो जो मकान है वो बुध का मकान है, अकेला मकान होगा। मकान के साथ चौड़े पत्तों के पेड़ होंगे, चौड़े पत्तों के पेड़ होंगे, मगर पीपल का बरगद का पेड़ नहीं होगा। अगर होगा तो लसूड़े का पेड़ होगा, लसूड़ा या शहतूत, ये बुध है, चौड़े पत्ते होते हैं। ढाक का पेड़ होगा, चौड़े पत्तों का, मगर बृहस्पति और चंद्र के पेड़ों का साथ नहीं होगा, यानी कि पीपल का या बरगद का पेड़ नहीं होगा। और अगर होगा तो वह घर बुध की दुश्मनी का पूरा सबूत देगा। अगर पूरे एक खेत के अंदर पूरी जगह खाली है, कोई बाउंड्री नहीं है, बीच में एक घर है और उसके साथ में एक पीपल का या बरगद का पेड़ है मकान के साथ, तो वहां पर बृहस्पति और बुध की लड़ाई का पूरा सबूत होगा। यानी कि वहां पर दादा पिता सरकार का नुकसान होगा ही होगा। तो बुध का जो मकान होगा एक अकेला मकान होगा, चारों तरफ जगह खाली होगी, कोई बाउंड्री नहीं होगी, क्योंकि बुध की कोई बाउंड्री नहीं है, उसका सर्कल तो बड़ा है। बाउंड्री हो गई तो समझो शनि आ गया, बाउंड्री हो गई तो शनि का मकान बन गया। अगर बाउंड्री नहीं है, खाली मकान है एक खेत के अंदर, तो वो बुध का मकान है, और ऐसे मकान में बहुत कम लोग रहते हैं। वही रहेगा जिसको बहुत मजबूरी होगी कि भैया मेरा खेत है, घर वालों ने निकाल दिया, भाइयों ने साथ छोड़ दिया, पापा ने घर से निकाल दिया, बोल दिया जा खेत में जाके मकान बना ले, तेरा खेत है कुछ भी कर। तो इंसान की किस्मत खराबी होगी, परिवार से दूर एक खेत में मकान बना के रह रहे हैं। किसको शौक है खेतों में मकान बनाकर रहने का या मैदान में मकान बनाकर रहने का। अब आते हैं शनि के मकान पर। मैंने कहा था बुध का जो मकान होगा उसकी कोई बाउंड्री नहीं होगी, मकान होगा खेतों में होगा, कोई बाउंड्री नहीं, क्योंकि बाउंड्री आ गई तो शनि का जो मकान होगा, मकान में यह ग्रह चार दीवारी से मुतल्लिक होगा। चार दीवारी बन गई तो वह शनि का मकान बन गया, अब बुध का मकान नहीं है। बाउंड्री आ गई, लिमिट हो गई, अब शनि का मकान है। और ये मकान सूरज से उलट होगा, जो सूरज के ग्रह की हालत बताई थी उससे उलट होगा। सूरज का मकान था महात्मा गांधी का, पूरी रोशनी आ रही थी, इससे उलट यानी कि घर में पूरा अंधेरा ही अंधेरा होगा, खिड़कियां होंगी नहीं, एकदम घुटन वाला घर होगा। मकान का बड़ा दरवाजा, अंदर के दरवाजे की किसी भी ग्रह से ग्रह नहीं माने जाएंगे। जो मेन दरवाजा है वो दरवाजा पश्चिम दिशा में नहीं होगा, वो दरवाजा पश्चिम दिशा में होगा। मकान के सबसे आखिरी कोठरी, कोठरी पंजाब में कहते हैं
घर के अंदर एक कोठरी होती है। जैसे गर्मी में हमको कूलर वूलर यूज किया, बाद में ठंडी आ गई, कूलर उठा के रख दिया कोठरी में, और वहां से ठंडी के लिए रजाइयां कंबल निकाल ली। तो कोठरी ऐसी होती है जिसके अंदर जो 2 महीने 3 महीने के बाद ही खोली जाती है, या महीने में 1-2 बार कोई मेहमान आया, कोई सामान लेना है, इसलिए उस कोठरी में लाइट भी नहीं होती थी। पुराने जमाने में लाइट होती नहीं थी, दिया जलाते नहीं थे, सिर्फ उसी समय दिया लेके जाते थे जब कोई सामान निकालना है। तो उस कमरे में हमेशा अंधेरा रहता है। तो मकान के सबसे आखिरी कोठरी जो मकान से अंदर में दाखिल होने के वक्त दाएं हाथ की तरफ होगी, ऐसी कोठरी होगी सबसे आखिर में। पूरी अंधेरी कोठरी होगी, साल में मुश्किल से 5 या 6 बार खुलेगी। जिस दिन तक उसमें रोशनी का बंदोबस्त नहीं होगा, जब रोशनी का बंदोबस्त होगा, सामान निकाला, रोशनी बंद कर दी, बात खत्म। क्या लाइट बार बार जगा के रखनी जब उसमें कोई रहता ही नहीं है? कुंडी मारी, दरवाजा बंद किया, लाइट बंद किया, 2 महीने बाद खोलेंगे। ऐसे मकानों में आप भी रहते होंगे। शनि का उत्तम फल होगा, अंधेरा होगा, आखिर में कोठरी होगी, शनि का फायदा ज्यादा मिलेगा, वो मकान शनि का है। जिस दिन जरा भी रोशनी या सूरज के आने का बंदोबस्त होगा, जिस दिन उसकी दीवार को फाड़ के आपने रोशनी निकाल ली, खिड़की निकाल ली, सूरज शनि का झगड़ा होगा, वह घर बर्बाद हो जाएगा। अगर आखिर में कोई मकान ऐसा बनाया है, कमरा बनाया है जिसके अंदर अंधेरा ही होना चाहिए, तो वो अच्छा है। मगर आपने उसकी दीवार को फाड़ के खिड़की निकाल ली, जैसे बहुत सी बार मैंने फैमिलियों को देखा है, 2 लड़के हैं, एक लड़के की, छोटे लड़के की शादी की, भैया अभी इसको ठहराना कहाँ है, एक काम करो यार, वो जो आखिर की कोठरी है उसकी जो एक दीवार फाड़ दो, उसमें खिड़की लगा दो, बहू और बेटा अब उस कमरे में सोएंगे। जैसे ही दीवार फाड़ी, उस घर में तबाहियां होनी शुरू हो गई। और ये मैंने कम से कम केस पंजाब में 16 से 17 केस, 20 केस ऐसे सॉल्व किए होंगे। फिर से वो खिड़की बंद करवाई है और फिर से उनकी बहू बेटी को वहां से निकाला है, तब जाकर उस घर में शांति आई है। सूर्य शनि का झगड़ा खिड़की आने से होता है या रोशनदान बनाने से होता है, वो भी पश्चिम की दीवार को फाड़कर। जिस दिन भी जरा भी रोशनी या सूरज के आने का बंदोबस्त होगा, सूरज शनि का झगड़ा होगा, वह घर बर्बाद होगा। मकान में पत्थर गड़ा हुआ होगा। पत्थर गड़ा हुआ का मतलब आजकल तो मार्बल वगैरह लगाने लग गए हैं। पहले तो कच्चे मकान होते थे, वो कच्चा मिट्टी से, गीली मिट्टी, गोबर लगाकर उसको लिप देते थे। आजकल तो सबका फर्श शनि का बन गया है, मार्बल लग गया है, टाइल्स लग गई है, तो ये मकान ज्यादा करके शनि का कहलाने लग गया है। मकान में सबसे पहले दरवाजे की दहलीज पुरानी लकड़ी, शीशम, किक्कर, बेरी, पलाही वगैरह की होगी। आजकल दरवाजों में 3 तरफ लकड़ी लगी होती है, नीचे लकड़ी नहीं लगी होती है, फ्लैटों में भी। और आजकल जो नए बंगले बनते हैं, पुराने जमाने के मकान जो भी देख लो, मंदिर का दरवाजा जो भी देख लो, आपको चारों तरफ लकड़ी दिखेगी। उसको कहते हैं हम चगाट। चगाट यानी कि 4 गांठ। आजकल खाली 2 गांठ दिखती है, 3 जॉइंट, 3 लकड़ी लेफ्ट, राइट और ऊपर, तो 2 ही जॉइंट है। चगाट का मतलब 4 जॉइंट, 4 गांठ, वो लकी होती है। तो उसकी जो नीचे की लकड़ी होती थी वो शीशम की, किक्कर की, बेरी की, पलाही की होती थी। अगर यानी कि अगर आपने अपने घर का दरवाजा पुरानी लकड़ी का बनाया है, पुरानी लकड़ी का बनाया है, तो वो शनि का दरवाजा है। और अगर नई लकड़ी का दरवाजा बनाया है तो वो शनि का दरवाजा नहीं होगा। अगर आपके छत के ऊपर भी पुरानी लकड़ियां पड़ी हैं, बेड टूट गया, लकड़ी डालो छत पर, दरवाजा चेंज किया है, पुराना दरवाजा डालो छत पर, क्या काम आएगा? जलाने के काम आएगा। वो जो घर है फिर शनि का बन गया। तो छत के ऊपर पुरानी लकड़ी अगर है तो वो शनि बोलेगा वहां पर। छत पर भी पुरानी लकड़ी का साथ आम होगा,
हो सकता है उस मकान में सुतुर मीनार या थम का साथ हो। सुतुर मीनार या थम यानी कि एक खंबा होगा कोई पुरानी लकड़ी का, वो जो होगा वो भी शनि का मकान होगा। अब आते हैं राहु का मकान। बाहर से अंदर आते वक्त, बाहर से अंदर जाते वक्त उस मकान में दाएं हाथ पर कोई खड्डा होगा। उस खड्डे में गंदा पानी जमा होता होगा। पहले जमाने में गांवों में जो घर होते थे सीवरेज नहीं होते थे, छोटा सा एक खड्डा करते थे कि नहाया तो पानी वहां पर जमा हो जाए, क्योंकि रोड पे पानी जाने से अच्छा, गली में पानी जाने से अच्छा वो खड्डे में पानी जमा हो जाए। आस्ते 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 पानी पूरा दिन में सूख जाता था। अंदर जाते वक्त उस मकान में दाएं हाथ पर कोई गुमनाम गड्ढा होगा। बड़े दरवाजे की दहलीज के नीचे से मकान का पानी बाहर निकलता होगा। तो जो मेन दरवाजा है उसके दहलीज के नीचे, जो मेन दरवाजा है उसके ठीक नीचे से बाहर पानी निकलने का एक रास्ता होगा और आगे नाली बनी होगी, और वो नाली रोज पार करके उस घर वाले बाहर जाते होंगे। वो राहु का मकान, यानी कि आपके घर का गंदा पानी ही आप पार करके जब जाओगे तो वह मकान बन जाएगा राहु का। इसलिए जब किसी का राहु मंदा होता है हम पूछते हैं कि आपके घर के आसपास कोई ऐसी नाली या गंदा नाला है जो पार करके आप घर से निकलते और पार करके जाना पड़ता है। आदमी कहता है हाँ, तो यानी कि उसका राहु मंदा बोल रहा है। मकान के सामने का हमसाया लावल्द होगा या गैर आबाद होगा। अगर आपके घर के ठीक सामने, दरवाजे के सामने वाला जो घर है उसके अंदर अगर कोई इंसान बे औलाद है, यानी कि लड़कियां हैं मगर लड़का नहीं है, और शादी को कम से कम 15-20 साल हो गए, तो आपका घर राहु का घर बन गया। अगर आपके घर के सामने कोई बे औलाद या ऐसा है जिसके 3-4 लड़कियां हैं, शादी को 10-15 साल हो गए, लड़का नहीं है, लावल्द है, तो आपका मकान राहु का मकान कहलाया जाएगा। या फिर आपके आसपास लेफ्ट राइट, आमने सामने, पीछे आगे पीछे, ये चारों दीवारों के साथ में लगता हुआ कोई एरिया हो जिसके मकान के अंदर कोई ना रहता हो, तो भी आपका मकान राहु का मकान बन गया। यानी कि आपका जो पड़ोस में चारों मकान में कोई ना कोई रहना चाहिए। अगर एक भी मकान खाली है, उसमें कोई नहीं रह रहा है 3 साल से 2 साल से, तो आपका मकान राहु का मकान बन जाएगा। यानी कि मकान के सामने का हमसाया लावल्द होगा, हमसाया एकदम सामने, और गैर आबाद ही होगा, यानी कि वहां पर कोई ऐसा इंसान, ऐसा घर होगा जिसमें कोई रहता ही नहीं है। हो सकता है कि मकान की दीवारें तो तब्दील ना होवे मगर छत कई बार बदली जावे। और ऐसा भी है कि पहले होता था ना कि रोड के ऊपर मकान है, मकान के सामने का जो रोड है उसके ऊपर भर्ती आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, आस्ते आस्ते आपका मकान जमीन के नीचे जाने लग गया, रोड ऊपर आ गया। तो अब क्या करें? अब दीवारें, तो क्या करते थे, ऊपर की छत को क्या करते थे, तोड़ के उस दीवार को ऊंचा करके उसके ऊपर एक नई छत डाल लेते थे। वो जो मकान होगा वो भी राहु का बन जाएगा। यानी कि दीवारें बदली नहीं की मगर खाली छत बदली है। या फिर मकान ईंट सीमेंट का है, ऊपर के जो कोले हैं वही बदले हैं नए, तो भी आपका कोले जो बदले, या जो गांधी जी का घर दिखाया उसके कोले आप बदलोगे, दीवारें नहीं बदलोगे, तो वो जो छत खाली बदली थी, कोलों की जगह पे आपने लेंटर डाल दिया या सीमेंटिंग कर दिया, ऊपर पूरा कंक्रीट डाल दिया, तो छत खाली बदली है, दीवारें नहीं बदली है घर की, तो वो घर भी राहु का कहलाएगा। यानी कि आपके मकान के आसपास में
अगर आवारा लोगों के आने की जगह है, आवारा कुत्तों के बैठने की जगह है या आवारा लोगों के आने की जगह है, तो आपका मकान केतु का मकान बन जाएगा। इसके अंदर एक लड़का और एक बेटा, एक लड़का, 3 पोते या 3 बेटे, ऐसे ही परिस्थितियां हैं, तो समझो ये केतु का मकान है। 3 तरफ मकान, एक तरफ खुला हुआ या 3 तरफ खुला हुआ, एक तरफ कोई साथी मकान, खुद उस मकान की 3 तरफें खुली होंगी तो वो केतु का मकान होगा, यानी कि यू शेप। या तो यू शेप में हो या फिर ऐसा मकान हो कि मकान है मगर 3 तरफ खुला हुआ है, या फिर ऐसा मकान जिसके साथ में 2 सड़क जाती हो, पीछे से लेफ्ट यानी कि एल शेप में दीवारें, रास्ता जाता हो, टी शेप में नहीं, एल शेप में खाली, तो वो जो होगा मकान वो केतु का मकान होगा। तो आज हमने जो इंफॉर्मेशन ली है वो ली है कि हमारा मकान किस ग्रह से संबंधित है। तो सबसे अच्छा मकान वो मकान जिसके अंदर रोशनी पूरी हो, सूर्य वाला मकान। दूसरा मकान वो सबसे अच्छा जो बृहस्पति का हो, यानी कि हवा ज्यादा आती हो। वो मकान सबसे अच्छा जिसके साथ में नदी बहती हो, हवा पूरी हो, सूर्य पूरी रोशनी देता हो। मकान सबसे बेस्ट, यानी कि इसके अंदर मंगल लेख भी आ जाएगा, जोश भी आ जाएगा। तो आजकल जो फ्लैट बनते हैं वो फ्लैट हवाहार रोशनी वाले होते हैं। सिर्फ उनके दरवाजों की डायरेक्शन जो होती है वो मायने रखती है। कोई फ्लैट अगर है तो एक फ्लोर के ऊपर एक दरवाजा उत्तर की तरफ, 2 दरवाजे उत्तर की तरफ, या फिर 2 दरवाजे दक्षिण की तरफ, कोई एक दरवाजा दक्षिण पूरब की तरफ, एक पश्चिम की तरफ। सिर्फ दरवाजों की डायरेक्शन अलग होगी, किचन की डायरेक्शन अलग होगी, बाथरूम की डायरेक्शन होगी, मगर हवा और रोशनी भरपूर आती है फ्लैटों में। या हम आज जो घर बनाते हैं वो, अगर घर के अंदर ज्यादा कांच लगाया हुआ है सीढ़ी पे, अगर घर के अंदर सीढ़ियों के ऊपर कांच लगाया हुआ है गोल गोल घुमाकर, तो वो ग्रह घर भी आज के मॉडर्न जमाने के हिसाब से बुध का मकान बन जाएगा, बुध का मकान बन जाएगा। अगर घर की छत के ऊपर आपने गैस सिलेंडर रखा हुआ है छत के ऊपर, तो भी वो राहु का मकान बन जाएगा। अगर घर की छत को फाड़ के होल किया हुआ है तो सूर्य राहु का, सूर्य ग्रहण का मकान बन जाएगा। अगर सबसे घर के आखिरी कमरे को आपने बंद कर दिया, पहले लड़का रह रहा है, लड़का बहू रह रहे हैं, मगर लड़का और बहू अमेरिका चले गए। अब हम लोग सोचते हैं कि यार लड़का बहू तो अमेरिका चले गए, अब इस मकान की लाइट क्यों जगानी, इस मकान का दरवाजा बंद करो, लाइट बंद करो। बूढ़ा बूढ़ी पैसा बचाने के लिए उसको लॉक कर देते हैं, लाइट जगाते नहीं है 5-5 महीना, 4-4 महीना। जैसे ही आपने 3-4 महीने उसके अंदर लाइट नहीं जगाई, वो सूर्य का मकान नहीं रहा, वो बन गया अब शनि का मकान, क्योंकि आपने आखिरी कमरा में अंधेरा कर दिया है, खिड़कियां बंद कर दी हैं, दरवाजे बंद कर दिए हैं कि बहू बेटा आएगा, उनका सामान रखा है, आके अपने अपना सामान निकाल लेंगे और सफाई वगैरह कर लेंगे। नहीं करना है ऐसे। मैंने बहुत से लोगों के, बुजुर्गों के वो दरवाजे खुलवाए हैं क्योंकि उनकी सेहत खराब होने लग गई थी। वो बोलते हैं हमारी सेहत क्यों खराब हो रही है, हमको ही नहीं पता, पहले बहुत अच्छे थे। कब तक अच्छे थे? हमारा लड़का जब तक हमारे साथ था, जब से गया, अरे भैया वो दरवाजा खोलो, आपने सूर्य का मकान अच्छा था इसलिए आपका लड़का चला गया फॉरेन, बृहस्पति अच्छा था इसलिए लड़का चला गया। अब लड़का तो चला गया मगर आपने कमरे के अंदर कर दिया अंधेरा, आखिरी कमरे के अंदर क्यों किया भाई? नहीं, हमारे बहू का सामान है, इस्तेमाल करेंगे, उससे अच्छा वहां पर रख दिया, कमरे को लॉक कर दिया, साफ सफाई में तकलीफ होती है। अरे खोलो उसको, उसकी खिड़कियां खोलो, फिर से वो मकान सूर्य शनि का बनाओ। क्यों शनि का बना रहे हो? सूर्य का बनाओ, रोशनी लाओ उस कमरे में।
हवा लाओ। तब जाके इनकी सेहत ठीक होने लग गई।